हेलो फ्रेंड्स, सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीएस मेडिकल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंकल जॉइंट फंक्शन। गाइज प्रीवियस वीडियो में हमने एंकल जॉइंट एक्सिस को डिस्कस किया था। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एंकल जॉइंट के क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं और कौन कौन सी ऐसी मसल्स हैं जो इसके मेन फंक्शन को रजिस्ट करती हैं। सो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं विद माई हैंड रिटन नोट्स। सो गाइज, एंकल जॉइंट फंक्शन, तो जैसा कि आप जानते हो कि जो एंकल जॉइंट होता है बेसिकली हमारा वेट बेयरिंग जॉइंट भी है और मोबिलिटी भी हमको प्रोवाइड कराता है। ओके, तो लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर जो एंकल जॉइंट है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द वॉकिंग पैटर्न। जब भी हम वॉक करते हैं तो उस समय पर प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन एक मेन मूवमेंट होता है वॉकिंग के लिए या फिर एम्बुलेशन के लिए। एम्बुलेशन और वॉकिंग, गाइज ये दोनों सेम वर्ड हैं, इन वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल सेम है। सो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें। The primary motion allowed at the ankle joint are dorsiflexion and plantar flexion। मीन्स जो मेन मोशन होते हैं वो इसमें dorsiflexion और plantar flexion होते हैं, जो इसके प्राइमरी मोशन होते हैं। अब गाइज देखते हैं इसकी रेंज। तो जो dorsiflexion होता है उसकी रेंज होती है 20 और जो plantar flexion होता है उसकी रेंज होती है 50 डिग्री। ओके, तो dorsiflexion की जो रेंज है अगर हम इसको plantar flexion से कंपेयर करें तो ये कम होती है, क्योंकि ये 20 डिग्री और ये 50 डिग्री। The large variation in the range of motion ankle joint can exist between individual। और गाइज अलग अलग इंडिविजुअल में इसकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो अलग अलग देखने को मिलती है, इससे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा। 10 डिग्री ऑफ एंकल डोर्सिफ्लेक्शन इज कंसिडर्ड द मिनिमल अमाउंट नीडेड टू एम्बुलेट विदाउट डेविएशन। मीन्स जब आपको चलना है, जब आप वॉकिंग करते हो तो वहाँ पर आपका 10 डिग्री ऑफ डोर्सिफ्लेक्शन कंसिडर है, वो कम से कम अमाउंट। मीन्स डोर्सिफ्लेक्शन में आपको 10 डिग्री का, जब आप वॉकिंग कर रहे हो तो वॉकिंग करते समय आपको 10 डिग्री एंकल को डोर्सिफ्लेक्शन करना ही पड़ेगा अगर आपको वॉकिंग प्रॉपरली करनी है, विदाउट डेविएशन के करनी है तो। ओके, सो ड्यूरिंग द एंकल जॉइंट प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन, द शेप ऑफ द बॉडी ऑफ द टेलस फैसिलिटेट जॉइंट स्टेबिलिटी। गाइस जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो आपकी बॉडी ऑफ द टेलस होती है, गाइज सपोज कीजिए ये हमारी बॉडी ऑफ द टेलस है। ओके, ये हमारी बॉडी ऑफ द टेलस है। तो इस बॉडी ऑफ द टेलस के अंदर एक एंटीरियर पोर्शन होता है और एक पोस्टीरियर पोर्शन होता है। सो गाइज ये जो इसके अंदर एंटीरियर पोर्शन होता है, एंटीरियर पोर्शन जो होता है इसका थोड़ा सा लार्ज होता है एज कंपेयर टू पोस्टीरियर पोर्शन। तो पोस्टीरियर पोर्शन आपका स्मॉल होता है और आपका एंटीरियर पोर्शन लार्ज होता है। ओके, तो गाइज अब इसकी ये जो टेलस की जो बॉडी है, इसकी ये जो शेप है, जब एंकल जॉइंट में डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन होता है तो इसकी ये शेप स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करती है गाइज, ये देखिएगा यहाँ पर। जब हम वेट बियरिंग में डोर्सिफ्लेक्शन करते हैं तो हमारी टिबिया रोटेट करती है टेलस के ऊपर। गाइज ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सपोज कीजिए हमारी टिबिया है और ये हमारा इस तरीके से फिबुला है, ये टिबिया है, सॉरी ये फिबुला है और ये टिबिया है। तो वेट बेयरिंग कंडीशन में होता क्या है, ये आपकी बॉडी ऑफ द टेलस है। तो बॉडी ऑफ द टेलस तो होती है आपकी फिक्स वेट बेयरिंग कंडीशन में, और ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका मूव करता है, ठीक है ना। तो जब हम वेट बेयरिंग में डोर्सिफ्लेक्शन करते हैं तो आपकी टिबिया रोटेट करती है टेलस के ऊपर। इसमें क्या होता है, आपका जो कॉनकेव टिबियोफिबुलर सेगमेंट है, कॉनकेव, ये कॉनकेव है ना, टिबियोफिबुलर सेगमेंट जो होता है कॉनकेव होता है और जो टेलस का कॉन्वेक्स वाला पार्ट है उसके ऊपर मूव होता है। सो गाइज जो इसके अंदर ओस्टियोकाइनेमेटिक और जो ऑर्थोकाइनेमेटिक होती है वो सेम डायरेक्शन में होती है। गाइज यहाँ पर सिंपल कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल ही लग रहा है। यदि आपका ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको ईजिली समझ पाओगे। यदि ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैंने इस कंसेप्ट के ऊपर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स रूल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को जाइए आप प्लेलिस्ट में जाकर के या सिंपल मेरे चैनल पर सर्च कीजिए, मेरे चैनल के नाम से, वो वीडियो आपको सबसे ऊपर मिलेगा। आप इसको इजीली वहाँ से समझ सकते हो। मैंने वहाँ पर पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंग वहाँ पर अच्छे से समझाया हुआ है। तो जब तक आपका वो रूल क्लियर नहीं होगा, ये कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। तो गाइज यहाँ पर देखिए कॉनकेव टिबियोफिबुलर सेगमेंट जो है मूव करता है, स्लाइड करता है एंटीरियरली, ठीक है ना। तो स्लाइड वो एंटीरियरली करता है तो क्या होती है, जो सुपीरियर सरफेस ऑफ द टेलस, जो आपकी टेलस है, इस टेलस की ये जो सुपीरियर सरफेस है, इस टेलस की सुपीरियर सरफेस के ऊपर ये वाला पोर्शन आपका टिबियोफिबुलर कॉनकेव पोर्शन मूव करता है।
तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब वो आगे की तरफ आता है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया आगे की तरफ एंटीरियर साइड में, एंटीरियर साइड वाला पार्ट क्या था, वो आपका लार्ज था, ठीक है ना। तो जब डोर्सिफ्लेक्शन करता है और आगे की तरफ मूव करता है तो क्या होता है, बेसिकली जो वाइडर पोर्शन होता है ना टेलस का, वो एक वेज शेप का होता है, और उस वेज शेप के पोर्शन पर आपका टिबियोफिबुलर जो सेगमेंट है, मीन जो आपका मोर्टिस है, वो उस पर अच्छे से फिक्स हो जाता है, वो गुड वे में फिक्स होता है, उस पर अच्छे से फिक्स होता है, जिसकी वजह से आपकी जॉइंट स्टेबिलिटी एनहेंस होती है। मीन्स सिंपल सा ये हुआ कि जब हम डोर्सिफ्लेक्शन करते हैं तो आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जब हम प्लांटर फ्लेक्शन करते हैं तो आपकी स्टेबिलिटी कम होती है। अब डोर्सिफ्लेक्शन का तो रीज़न मैंने आपको बता दिया कि स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों है। स्टेबिलिटी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जब आप डोर्सिफ्लेक्शन करते हो तो आपकी टिबिया फिबुला, वेट बेयरिंग में बात कर रहा हूँ गाइज, जब आप डोर्सिफ्लेक्शन करते हो तो आपकी टिबियोफिबुलर सेगमेंट एंटीरियरली मूव करता है। जब वो आगे की तरफ मूव करता है तो मैंने भी बताया था कि जो टेलस है, इसकी जो बॉडी है, उसका एंटीरियर पोर्शन बड़ा है। जब वो बड़ा है और टिबिया फिबुला के अकॉर्डिंगली वो बड़ा है, तो उसमें क्या होता है, टिबियोफिबुलर पोर्शन उस एंटीरियर पोर्शन में अच्छे से फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन जब हम प्लांटर फ्लेक्शन करते हैं तो वहाँ पर जॉइंट स्टेबिलिटी कम हो जाती है। गाइज ऐसा क्यों होता है, आइए इसको देखते हैं। सो गाइज जैसा कि मैंने अभी बताया था, जब हम प्लांटर फ्लेक्शन करते हैं तो प्लांटर फ्लेक्शन के दौरान देखिए, जब हम प्लांटर फ्लेक्शन करते हैं तो ये आपकी लेस स्टेबल वाली कंडीशन है। लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि जो आपका नैरो पोर्शन होता है पोस्टीरियर टेलस का, मीन जो बॉडी ऑफ द टेलस है उसका जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो नैरो होता है। ये वाला जो पोर्शन है वो नैरो होता है। इसके नैरो होने की वजह से जब हम प्लांटर फ्लेक्शन करते हैं तो टिबिया फिबुला जो है हमारी पोस्टीरियरली जाती है और वो इसके अंदर अच्छे से फिक्स नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये वाला जॉइंट हमारा लूज पैक्ड पोजीशन में रहता है। एंकल जॉइंट उस कंडीशन में लूज पैक्ड पोजीशन में रहता है, जिसकी वजह से आपका जो लैटरल लिगामेंट है, जो आपके लैटरल लिगामेंट होते हैं, इनमें इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि जो डोर्सिफ्लेक्शन है इसके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जो प्लांटर फ्लेक्शन होता है इसके अंदर स्टेबिलिटी कम होती है। ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि अच्छे से जो मोर्टिस है आपका वो टेलस के एंटीरियर पार्ट में, मीन्स बॉडी ऑफ द टेलस के एंटीरियर पार्ट में अच्छे से फिक्स हो जाता है, जबकि प्लांटर फ्लेक्शन के दौरान स्टेबिलिटी कम होती है। कम क्यों होती है, क्योंकि वो अच्छे से फिक्स नहीं हो पाता और जॉइंट हमारा लूज पैक्ड पोजीशन में चला जाता है। लूज पैक्ड पोजीशन में चला जाता है, इसलिए आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन डोर्सिफ्लेक्शन में आपका क्लोज पैक्ड पोजीशन में रहता है जॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखिए, जो टिबियोफिबुलर आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, बेसिकली जो यहाँ पर ये आपकी टिबियोफिबुला है ना, यहाँ पर एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। इस पोर्शन पर यहाँ पर ये एक आर्टिकुलर कार्टिलेज लगा होता है इस तरीके से। तो क्या होता है कि जॉइंट के अंदर ओस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस कम हो जाते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस कम हो जाते हैं इस कार्टिलेज की वजह से। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी मसल हैं, ठीक है ना, और कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो हमारे एंकल जॉइंट के डोर्सिफ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन को प्राइमरली रजिस्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले वो कौन सा है, सबसे पहले तो आपका प्राइमरली जो रजिस्ट करते हैं वो तो होते हैं सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है ना। अब इस सॉफ्ट टिश्यू के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ को रजिस्ट करती हैं। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जब हम डोर्सिफ्लेक्शन करते हैं तो डोर्सिफ्लेक्शन को कुछ चीज़ें लिमिट करती हैं। अब इस डोर्सिफ्लेक्शन को कौन कौन सी चीज़ें लिमिट कर सकती हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली पैसिव और एक्टिव टेंशन जनरेट होती है आपकी ट्राइसेप्स सूरी में। तो गाइस सबसे पहले तो हमको ट्राइसेप्स सूरी का खेल पता होना चाहिए कि ट्राइसेप्स सूरी है क्या। तो ट्राइसेप्स सूरी क्या होती है फ्रेंड्स, आपकी एक गैस्ट्रोनीमियस होती है और एक सोलियस होती है। ये दो मसल होती हैं आपकी, गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस। आइए फ्रेंड्स, पहले इनका डायग्राम देखते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर देखिएगा गाइस, दिस इज योर फीमर, ओके, दिस इज योर टिबिया, ये आपकी टिबिया है, और गाइस दिस वन इज योर फिब्यूला, और ये आ गई है आपकी टेलस, या फिर यहाँ पर कैल्केनियस, इस तरीके से, ठीक है ना। तो बेसिकली फंक्शन ये है इस तरीके से। सबसे पहले अगर मसल को देखें तो गाइस यहाँ से दो मसल आती हैं इस तरीके से, यहाँ पर अटैच होती हैं, वो मीन्स पीछे की तरफ वो अटैच होती हैं यहाँ पर, ठीक है ना। वो टिबिया के और फिब्यूला के मेडुलस से भी अराइज होती हैं। बेसिकली बस आपको इतना ध्यान देना है, जो मैं यहाँ पर कंसेप्ट बता रहा हूँ वो फंक्शन बस आपको ये समझना है कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये जो कंसेप्ट है ये मैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर दिखा रहा हूँ, और ये आपकी दो मसल होती हैं बेसिकली,
कौन कौन सी? 2 मसल होती हैं बेसिकली। एक होती है आपकी सोलियस और दूसरी होती है आपकी गैस्ट्रोएनिमियस। गाइस जो गैस्ट्रोएनिमियस होती है वो डीप होती है, सोलियस ऊपर होती है, और इन दोनों का एक ही यहाँ पर टेंडन बनता है, वो टेंडन होता है हमारा टेंडन ऑफ एचिलिस, ठीक है ना। तो बेसिकली ये मसल है आपकी पोस्टीरियर डायरेक्शन में, ये मसल होती है पीछे की तरफ, ठीक। और ये मसल जो है आपकी नी जॉइंट पर भी है और एंकल जॉइंट पर भी है, ठीक है ना। तो जब हम नी को एक्सटेंड करके डोर्सिफ्लेक्शन करते हैं, गाइस कंडीशन पर ध्यान दीजिएगा, हम नी का क्या कर रहे हैं, सॉरी नी को हमने एक्सटेंड किया हुआ है, नी को एक्सटेंड किया हुआ है और हम कर रहे हैं डोर्सिफ्लेक्शन। तो जब ये कंडीशन होती है तो आपका रेंज ऑफ मोशन जो होता है वो कम होता है, मीन्स रेंज ऑफ मोशन इतना नहीं आ पाता। जब हम नी को एक्सटेंड किया हुआ है और तब डोर्सिफ्लेक्शन करेंगे तो रेंज ऑफ मोशन जो है आपका वो कम होगा। अब गाइज ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो आपकी ट्राइसेप्स सूरी है, ट्राइसेप्स सूरी जो मसल है, मीन्स आपकी सोलियस और गैस्ट्रोएनिमियस, ये आपकी पोस्टीरियर साइड में है। और जब आप डोर्सिफ्लेक्शन करते हो, तो आपका जो फुट है वो ऊपर की तरफ जाता है और ये मसल तो आपकी पीछे की तरफ है। तो क्या होता है, ये मसल जो होती है आपकी पैसिवली स्ट्रेच होती है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर, पैसिव इनसफिशिएंसी का कंसेप्ट आ रहा है गाइस। एक्टिव इनसफिशिएंसी और पैसिव इनसफिशिएंसी भी आपका क्लियर होना चाहिए, तभी ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे हो रहा है कि बेसिकली 2 जॉइंट मसल है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, नी जॉइंट से भी जा रही है और एंकल जॉइंट पर भी है। तो जब हमने नी जॉइंट का एक्सटेंड कर दिया तो ये वहाँ पर ही ऑलरेडी वो स्ट्रेच हो चुकी, नी जॉइंट पर वो ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुकी, तो अब वो एंकल जॉइंट पर उसको स्ट्रेच होने में प्रॉब्लम होगी या फिर वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपका डोर्सिफ्लेक्शन में रेंज ऑफ मोशन कम होगा विद नी एक्सटेंशन। गाइस फोकस कीजिएगा इस पॉइंट पर, मैं क्या कह रहा हूँ कि नी एक्सटेंशन किया आपने पहले और उसके बाद यदि आप डोर्सिफ्लेक्शन करते हो तो रेंज ऑफ मोशन कम आएगा। लेकिन यदि आप नी को फ्लैक्स कर लो, और तब आप डोर्सिफ्लेक्शन करो तो जो आपका रेंज ऑफ मोशन होगा, वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू विद नी एक्सटेंड डोर्सिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये मल्टी जॉइंट मसल है। जब हम नी का एक्सटेंशन कर लेते हैं और तब हम डोर्सिफ्लेक्शन करते हैं तो ये मसल नी जॉइंट पर ऑलरेडी स्ट्रेच हो जाती है और इसको एंकल जॉइंट पर स्ट्रेच होने में प्रॉब्लम होती है और ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो पाती, इसी वजह से आपका डोर्सिफ्लेक्शन कम होता है। ओके, सो अब देखिए नोट्स में भी मैंने यही बेसिकली लिखा हुआ है कि जब हम नी एक्सटेंशन करते हैं और उसके साथ साथ हम डोर्सिफ्लेक्शन करते हैं, नी एक्सटेंड विद डोर्सिफ्लेक्शन, तो लेस रेंज ऑफ मोशन आता है। लेस रेंज ऑफ मोशन क्यों आता है कि जो आपकी ट्राइसेप्स सूरी मसल है, वो ऑलरेडी स्ट्रेच हो जाती है नी जॉइंट पर, जिसकी वजह से एंकल जॉइंट पर स्ट्रेच नहीं हो जाती और डोर्सिफ्लेक्शन को लिमिट करती है। डोर्सिफ्लेक्शन में लेस रेंज ऑफ मोशन होता है। ओके, अब देखते हैं नी फ्लेक्स में भी मैंने यही बताया था कि इसमें हाई रेंज ऑफ मोशन होता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा लिमिट नहीं कर पाती, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी सोलियस जो है और जो आपका जॉइंट के पीछे की तरफ जो कैप्सूल है, गाइस यहाँ पर देखिए डायग्राम में, ये आपका जॉइंट है, ये आपका टेलोक्रूरल जॉइंट है ना। तो इसमें यहाँ पर पोस्टीरियर साइड में कैप्सूल भी है, ये कैप्सूल है सपोज कीजिए यहाँ पर, और आप इस लेग को ऊपर की तरफ ले जा रहे हो तो इसके पीछे की साइड वाला जो कैप्सूल है वो स्ट्रेच होगा। अगर ये मसल नहीं रोकेगी तो ये तो रोकेगा ही, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने यहाँ से फ्लैक्स नहीं किया, अगर यहाँ से फ्लैक्स किया हुआ है तो यहाँ पर इसका काम नहीं है इतना, लेकिन यहाँ पर, ठीक है ना, तो पोस्टीरियर साइड में ये वाला देखिए ना, यहाँ पर ये पोस्टीरियर साइड में कैप्सूल है और आप मोशन इस साइड कर रहे हो, तो जो आपका डोर्सिफ्लेक्शन है वो रजिस्ट होगा जो यहाँ पर पोस्टीरियर कैप्सूल है उसकी वजह से। क्लियर? ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सो इसमें बेसिकली हमको अब प्लांटर फ्लेक्शन डिस्कस करना है। तो प्लांटर फ्लेक्शन में क्या होता है गाइज, कुछ मसल्स होती हैं बेसिकली, उनके अंदर टेंशन जनरेट होती है और उनके अंदर टेंशन जनरेट होने की वजह से आपका प्लांटर फ्लेक्शन भी रजिस्ट होता है। तो देख लीजिएगा कौन कौन सी ऐसी मसल है। गाइज देखिए, प्लांटर फ्लेक्शन हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी एंटीरियर सेगमेंट की मसल है वो आपको इसका रजिस्ट करती हैं, क्योंकि जब हम डोर्सिफ्लेक्शन कर रहे थे तो पोस्टीरियर साइड की मसल रजिस्ट कर रही थी, लेकिन जब हम प्लांटर फ्लेक्शन करेंगे तो आपकी एंटीरियर साइड की मसल रजिस्ट करती हैं। तो वो मसल है गाइज आपकी टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। गाइज इसमें ध्यान रखिएगा ये लॉन्गस हैं, ठीक है ना, तो बेसिकली आप, और एक्सटेंसर भी हैं, सिर्फ फर्क किस चीज़ का, हेल्यूसिस का और डिजिटोरम का, ठीक। तो आपको इसको ईजिली याद कर पाओगे, इस तरीके से याद करोगे। तो गाइज यहाँ पर देखिए एक नोट लिखा है बेसिकली। अब एंकल जॉइंट में गाइज 2 लिगामेंट होते हैं बेसिकली, एक मीडियल कोलेटरल लिगामेंट होता है, एक लैटरल कोलेटरल लिगामेंट होता है। गाइज यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज योर फिबुला, दिस इज योर टिबिया, दिस इज योर फिबुला।
और यहाँ पर आ गया ये बॉडी ऑफ द टेलस। तो अब बेसिकली दो लिगामेंट होते हैं, एक आपका मीडियल साइड में होता है और एक आपका लेटरल साइड में होता है, ठीक है ना गाइस। जस्ट इट इज़ अ जस्ट बेसिक डायग्राम, ठीक। इसको ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एक्चुअल डायग्राम ऐसा नहीं होता, उसमें डीप में जा करके स्ट्रक्चर्स वगैरह देखने होते हैं। बस आपको कुछ समझाना है इसलिए मैं ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ। तो इसमें आप सिंपल ये समझिए कि एक डायग्राम आपका मीडियल साइड में है और एक डायग्राम आपका लेटरल साइड में है। तो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, ये क्या करते हैं, हमेशा ये कांस्टेंट टेंशन में रहते हैं, ठीक। आप चाहे डोर्सिफ्लेक्शन करो चाहे प्लांटर फ्लेक्शन करो, ये हमेशा आपके कांस्टेंट में रहेंगे, सॉरी कांस्टेंट टेंशन में रहते हैं, ठीक। जब आप प्लांटर फ्लेक्शन करते हो, डोर्सिफ्लेक्शन करते हो, तो ये आपके कांस्टेंट टेंशन में रहते हैं, इनके अंदर टेंशन जनरेट होती है। गाइज इनके अंदर टेंशन जनरेट इसलिए क्योंकि ये गाइड करते हैं, जो भी आप मोशन कर रहे हो वो सजाइटल प्लेन में करो, मीन्स सजाइटल प्लेन में इक्वल मोशन होना चाहिए। मोशन इधर ना इधर होना, इधर इधर नहीं होना चाहिए, सिंपल आपका मोशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ना मोशन इधर होना चाहिए ना मोशन इधर होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं साइड टू साइड मोशन को, क्योंकि ये लिगामेंट साइड में तो लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो साइड टू साइड मोशन को तो ये प्रिवेंट कर देते हैं, और एंटीरियर और पोस्टीरियर डायरेक्शन में आपकी मसल हैं तो वो प्रिवेंट करते हैं। गाइस ये सारे स्ट्रक्चर इसलिए हैं क्योंकि आपकी जॉइंट की स्टेबिलिटी बढ़ पाए, ठीक है ना। तो डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन के दौरान मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट कांस्टेंट टेंशन के अंदर रहते हैं, और ये क्या करते हैं, आपके साइड टू साइड मोशन को प्रिवेंट करते हैं मोर्टिस के ऑन द टेलस, क्योंकि हम वेट बेयरिंग में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि स्टेबिलिटी की ज़्यादातर ज़रूरत वेट बेयरिंग में ही होती है, जब हम चल रहे होते हैं, जब हम वॉकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो जिस पैर पर वेट आ रहा है उस टाइम पर हमको स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए ये लिगामेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी एम को पूरा करने के लिए कुछ और मसल्स भी होती हैं, है ना, कुछ साइड्स में आपकी और मसल्स भी होती हैं, उन मसल्स को देख लेते हैं बेसिकली। अब जो मसल आपकी मीडियल एस्पेक्ट को प्रोटेक्शन देगी, मीडियल एस्पेक्ट को प्रोटेक्शन देंगी, इस साइड में कुछ मीडियल एस्पेक्ट को प्रोटेक्शन देंगी मसल, और इस साइड में कुछ लेटरल एस्पेक्ट को प्रोटेक्शन देंगी एक तरीके से। तो आइए इन मसल्स को देखते हैं बेसिकली। गाइस सबसे पहले आ रही है हमारी टिबियालिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। गाइस ये 3 मसल हैं, और इन 3 मसल के नाम अभी जस्ट जैसा कि हमने अभी ऊपर यहाँ पर देखा था नोट्स में, यहाँ पर देखिए टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। यहाँ देखिए टिबियालिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, उसमें कंपैरिजन कर सकते हो, इन दोनों के नाम लगभग सेम ही है, बस एंटीरियर की जगह पर पोस्टीरियर और फ्लेक्सर की जगह पर एक्सटेंसर है। तो ये मसल आपकी मिडल साइड होती हैं, और मिडल साइड से आपके जॉइंट को प्रोटेक्शन देती हैं एक तरीके से। और देखिए यहाँ पर लेटरल साइड में भी कुछ मसल आ रही हैं, जैसे कि पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस। तो ये मसल भी आपको लेटरल एस्पेक्ट से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो गाइज इसी के साथ हमारा कंप्लीट हुआ आज का ये टॉपिक, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और किस तरीके से हमने इसको डिस्कस किया या आपने देखा ही है ऑलरेडी। तो गाइज यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और यदि वीडियो से हेल्प हुई हो या आप इसमें कुछ सजेशन देना चाहते हो मुझको कि मुझको और किस तरीके से आपको समझाना है, आपको ये पैटर्न अच्छा लग रहा है, तो आप मुझको कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइज। आपकी कमेंट का मुझको वेट रहेगा। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल VS मेडिकल क्लासेस। थैंक्स अ लॉट।